आज का प्रश्न है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वस्थ प्रजनन क्रिया। क्या है? स्वस्थ प्रजनन क्रिया। इससे कुछ समझ में आ रहा है? इस पर लेख लिखना है। इसको अलग अलग हम शब्द समझेंगे। स्वस्थ क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये हेल्थ है। ठीक है। स्वस्थ होना क्या होता है कि कोई भी क्रिया हो रहा है वो नॉर्मली होना चाहिए, जैसे होना चाहिए वैसा ही अगर हो रहा है, सारा उसका जो बॉडी का फंक्शन है वो नॉर्मल ढंग से अगर काम कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वस्थ। प्रजनन क्या है? जनन क्रिया है। प्रजनन मतलब वो जनन क्रिया है। जनन क्या है? जनना। जनन का अर्थ क्या होता है? जनना, बच्चे को जनना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। और री मतलब होता है फिर से उत्पन्न करना। मतलब बच्चे का जो उत्पन्न होने की क्रिया है वो बार बार होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रजनन। और ये क्या है? एक तरह से ये क्रिया है। तो इस तरह की क्रिया पर हम लोग बात करेंगे आज कि स्वस्थ प्रजनन क्रिया क्या है। ऐसी क्रिया जो प्रजनन से हो और वह स्वस्थ रूप से हो। तो स्वस्थ रूप से कैसे प्रजनन क्रिया होगी, इसके लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये स्वस्थ प्रजनन क्या है? तो इसको हम लोग को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे पैदा करना या इसका जो फंक्शन है उसके बारे में अध्ययन करना है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल कोई क्रिया नहीं है। ठीक है। ये अपना बॉडी में जो एक्शन हो रहा है सिर्फ वो नहीं है, ये जनन संबंधी सभी पहलू पर विचार करना है। क्या क्या पहलू है? WHO ने कहा है कि इसके कई पहलू हैं। शारीरिक रूप से तो हम लोग अध्ययन करते ही हैं। डॉक्टर्स जो है वो शरीर को देखता है कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उसका टेस्ट करता है। और बच्चे प्रेगनेंसी होने के पहले बॉडी का टेस्ट, बच्चे प्रेग्नेंट होने पर उसका अलग टेस्ट, डिलीवरी होने के बाद उसका अलग टेस्ट, ये जो शारीरिक टेस्ट किया जाता है ये डॉक्टर करते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना ही अच्छी स्वास्थ्य का पहचान नहीं है। इसके लिए और क्या है? भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। फिजिकल हेल्थ तो चाहिए ही, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। मन भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना चाहिए, और व्यवहार भी सही होना चाहिए, और सामाजिक रिश्ता भी सही होने चाहिए। अगर ये शरीर से, भावना से, व्यवहार से और सामाजिक रिश्ता से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो WHO कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। और तो हमको जो बात करनी है वो इसी चारों पर बात करना है। ये चारों अगर सही है तो जो प्रजनन क्रिया होगा वो स्वस्थ रूप से होगा और बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो सोशल वेलबींग होना चाहिए। समाज में हमारी जो है उपस्थिति वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका हम लोग महाभारत से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा आपस में बातचीत कर रहे थे। और किस पर बात कर रहे थे? चक्रव्यूह को भेदने की बात कर रहे थे कि कैसे भेदा जाता है, कैसे। तो उसमें वो कहानी सुना रहे थे, लेकिन कहानी वो सुन पाए कि चक्रव्यूह में कैसे इंटर करेंगे। लेकिन सुभद्रा फिर सो गई। तो उसके अंदर में पेट में जो बच्चा था, प्रेग्नेंट जो थी, तो वो बच्चा कौन था? अभिमन्यु। तो वो सिर्फ उतना ही सुन पाया जितना ये उसकी माँ जगी हुई थी, जितना देर माँ सोई तो बच्चा क्या हो गया? बच्चा भी सेंसलेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ये महाभारत भी शिक्षा देता है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है बच्चे स्वस्थ होने के लिए? माँ को भी स्वस्थ रहना जरूरी है। माँ का विचार अगर अच्छा है तो बच्चे में भी अच्छा गुण जाता है। माँ अगर कर्कश है, झगड़ालू है, तो बच्चे भी उसी प्रकार के गुण वाले होंगे। तो यही कह रहा है, भावनात्मक रूप से, विचार से वो स्वस्थ होने चाहिए, और व्यवहार कुशल हो, सामाजिक रूप से सबसे घुलने मिलने वाला, प्रेम से रहने वाला व्यक्ति हो। शरीर से स्वस्थ होना तो सब समझता है कि शरीर रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब अभी के समय में लोग शारीरिक लेवल पर भी जो है ध्यान नहीं दे पाता है। इस कारण से
बच्चे जब होते हैं ऑपरेशन करना पड़ जाता है। इसका मतलब है, और उसके होने के पहले ही डॉक्टर का कई बार चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती है। इसका मतलब हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वास्थ्य को हम लोग को इस चारों स्तर पर देखना होगा, तब हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो दुनिया में पहला ऐसा देश है, पूरा दुनिया में जितने भी देश हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जिन्होंने इस पर अलग से कानून बनाया, इस पर जो है अलग से बात किया और इसको अपने जनता के सामने रखने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया? जननात्मक स्वस्थ समाज हेतु, जनन के लिए जो समाज हमारा बनना चाहिए वो स्वस्थ हो, इसके लिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाया, एक प्लानिंग बनाया। किसने? भारतीय सरकार ने। भारत का जो सरकार है, उन्होंने जो कानून बनाया या जो कानून बनाते हैं वो पूरे देश पर लागू होता है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। उसका नाम था परिवार नियोजन। नाम क्या था? परिवार नियोजन। बाद में उसका नाम हो गया परिवार कल्याण योजना। ये योजना जो शुरू हुआ था ये 1951 में। भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और सरकार जो है संविधान लागू हुआ 50 में, और उसी समय पहले कार्यकाल में ही ये इस पर ध्यान दिया गया, इस तरह का कानून बनाया, परिवार नियोजन संबंधित कानून। उसी का अभी वर्तमान में नाम क्या है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH शॉर्ट में बोलते हैं। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव R, चाइल्ड C, हेल्थ H, RCH प्रोग्राम। ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार का चलता है। इसका काम क्या है? इसका काम है जागरूकता फैलाना। आप समाज में जो है सभी व्यक्ति इसको जान पाए कि जनन क्या है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। प्रजनन से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। बच्चा जब बड़ा होता है, शादी करता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो उस प्रक्रिया से सभी लोग गुजरता है। तो उसके बारे में अगर अच्छा से हमको नॉलेज नहीं होगा, हम कई तरह के भ्रांतियों में फैल जाएंगे, कई तरह के परेशानियों में पड़ेंगे और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए क्या कैसा है वो हम जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। और इसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो समस्याएं हैं उससे बचने के लिए सुविधाएं भी सरकार देती है और प्रोत्साहन भी देता है। ठीक है। इस कानून के हिसाब से अगर हम प्रजनन का कार्यक्रम करेंगे तो सरकार प्रोत्साहन राशि भी देता है, कुछ पैसे भी देते हैं बच्चे पैदा होने पर भी। अभी जैसे लड़की अगर होता है तो लड़कियों के जन्म पर कुछ विशेष उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो ये कार्यक्रम कौन क्या कर रहा है? ये भारत सरकार कर रहा है। इसका क्या है? इसको हम लोग समझते हैं जननांगों की स्वस्थता एवं क्रियाशीलता ही जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन अंग, हमारे बॉडी में जो जनन अंग है वो अगर स्वस्थ है और सही तरह से कार्य कर रहा है तो वो जनन स्वास्थ्य कहलाता है। एक समस्या हमारे यहाँ आया, जनसंख्या वृद्धि का, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। हमारे लिए क्षेत्र जो है वो सीमित है, रहने का जगह जो है वो सीमित है। उतने जगह में हम आदमी रह रहे जितने भी, वो अनियंत्रित गति से बढ़ रहा है। जब ज़्यादा बढ़ेगा तो समस्या है कि सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबके रहने के लिए खाना चाहिए, तो सबके लिए रोजगार चाहिए। तो सरकार जो जड़ में प्रॉब्लम बहुत सारे होने लगा, तो जनसंख्या वृद्धि प्रॉब्लम समझ करके उसको बचाने का, उसको रोकने का प्रयास किया गया। कई तरह की समस्याएं हुई, उस समस्याओं को समझना और उसके जड़ को मिटाना अगर समझ जाएंगे हम, उसका जो कारण है जनसंख्या वृद्धि का, तो वो उसको हम रोक पाएंगे। एक कारण जैसे हम लोग अब समझ जाते हैं, जो समझ गया अभी के समय में क्या है, 1 से 2 बच्चे पैदा होते हैं, लोग फिर रोक लेता है। अब पहले क्या होता था, 8, 10, 12 बच्चे होते थे। तो ये अभी जागरूकता होने के कारण जो है इस अनियंत्रित जनसंख्या को रोकने के लिए आज व्यक्ति क्या करने लगा, अपने आप को रोकने के लिए इन सरकार की तरफ जो सुविधा दिया गया है उसका प्रयोग करने लगे। सामाजिक उत्पीड़न एक है समाज में, ये एक तरह से बुराई है
ये उत्पीड़न जो हो रहा है, सोशल ऑपरेशन, किसी व्यक्ति को दबाना सामाजिक रूप से, उसी में यौन दुरुपयोग भी है, यौन संबंधी अपराध भी है, कई तरह के, ये बहुत सारे समस्याओं का जड़ है। तो ये जो समस्याएं हैं, इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है कि क्या घटना है जो एक तरह से वो दुरुपयोग करना है या अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे हम लोग को टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसे रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम जिम्मेदार हो जाएंगे कि ये हमारा ही दायित्व है। सरकार क्या करेगा, सरकार तो बताएगा ही, लेकिन करना किसको है, हमको खुद करना है। तो जिम्मेदार कौन हो गए, हम खुद होते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, हम खुद हुए। इसके लिए जिम्मेदार हम बनते हैं और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने का विचार आता है हमारे मन में। तब हम क्या कर सकते हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो भी हम उठा सकते हैं। इसके लिए हमको इसका नॉलेज जरूरी है। जनन संबंधी समस्याएं जो है उसका चिकित्सा सहायता मिलता है और देखभाल भी किया जाता है, सरकार के तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। कुछ मुख्य रूप से जनन संबंधी समस्याएं क्या है, समस्या है सगर्भता, गर्भ रहना, ठीक है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि समस्या नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल अगर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है, दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक इस तरह से ये एक समस्या में गिनती, इसको हम लेकर मान सकते हैं। प्रसव, बच्चे पैदा होने की घटना, उसको क्या कहते हैं, प्रसव, इसी को कहते हैं डिलीवरी होना। यौन संचारित रोग, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको कहते हैं एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये एसटीआई, ये क्या है, ये संबंध बनाने से, गलत व्यक्ति से संबंध बनाने से कुछ जो बीमारियां हो जाती है वो एसटीडी में या एसटीआई में आता है, ये भी बीमारी है। गर्भपात, प्रेगनेंसी है और वो उसका जो नॉर्मल डेट है 9 मंथ का, उसके पहले ही वो फॉल हो जाना, वो गिर जाना, उसको कहते हैं गर्भ का पात हो जाना। पात मतलब गिरना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एबॉर्शन। ये भी एक समस्या है। गर्भ निरोधक, ये कंट्रासेप्शन बोलते हैं। ये हमको नहीं चाहिए बच्चे, फिर भी हो रहा है, तो उसको कैसे रोकेंगे, तो उसको रोकने की विधि को जानना और उसको प्रयोग में लाना। ऋतुस्राव संबंधी समस्या, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होता है, मेंस जो प्रॉब्लम होता है मासिक धर्म में, उसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे हो रहा है और उसका निदान क्या है। ये एक जनन संबंधी समस्या ही है। और एक है वंध्यता। वंध्यता क्या है, बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं होना, ये वंध्यता है, बांझपन। ये अभिशाप के रूप में माना जाता है। अगर ये महिला में है तो कहा जाता है इनफर्टिलिटी, और पुरुष में है तो कहा जाता है स्टेरिलिटी। तो ये क्या है कि फर्टाइल नहीं होना। कोई खेत में जिस तरह से बंजर भूमि होता है और कोई होता है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि में फसल लगते हैं और बंजर भूमि में फसल नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर वही अर्थ है वंध्यता का। वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया, इस कानून के द्वारा ही कुछ प्रतिबंध है। वैधानिक मतलब कानूनी रूप से, प्रतिबंध मतलब रुकावट, कुछ रुकावट लगाया गया है। क्या है रुकावट, वो बढ़ती मादा भ्रूण हत्या। ये क्या है, भ्रूण क्या है, जब बच्चे पेट में रहते हैं तो उसको कहते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण, ओंब कहते हैं। तो भ्रूण जो है, बहुत सारे लोग क्या कर लिए, अभी जब साइंस का विकास हुआ तो उसका जो है लिंग परीक्षण होने लगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ये जांच के द्वारा जन्म से पहले ही पता कर लिया जाता है। तो ये जब पता चलता है कि लड़का है तो खुशी का माहौल हो जाता है, और लड़की है तो गम का माहौल हो जाता है कि लड़की हो है पेट में।
बच्चा होगा तो लड़कियों का जन्म होगा। तो बहुत सारे समाज है, जो पिछड़ा समाज है वो लड़कियों की क्या करता है, हत्या कर देता है। पहले जब ये लिंग परीक्षण नहीं होता था तो बच्चा होने पर नमक चिटा के मार दिया जाता था लड़कियों को। राजस्थान में विशेष करके होता था, जो नवजात शिशु होते थे उसको फेंक दिया जाता था, पटक के मार दिया जाता। जो हम लोग सुनते हैं कंस ने कृष्ण के सभी भाइयों को मार दिया, उसी तरह से एक घटना होता। और अभी तक बहुत जगह हो रहा है चोरी छिपे, और कुछ जगह नमक दे दिया वो ऐसे ही मर गया। हम लोग देखते हैं जैसे कीड़े मकोड़े मार देते हैं नमक से, उस तरह का ये जघन्य अपराध किया जाता था। जब पता चलने लगा कि जन्म होने के पहले ही तो वो बच्चे को गर्भ में ही हत्या कर देना, वो हो गया भ्रूण हत्या। और ये किसका हत्या करता था, मादा का, मतलब लड़कियों का। लड़का का हत्या नहीं होता था। तो इस पर जो है ये यही कानून रोक लगाता है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो यही कानून के द्वारा उसको सजा दिया जाता है। इसीलिए अभी अल्ट्रासाउंड जहाँ जहाँ भी होता है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ अलग से रहता है एक लाइन, यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं होता है या इसके लिए हमको बाध्य नहीं करें। लेकिन वो वैधानिक नियम के कारण करता है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे या पैसा लेकर के बता दिया जाता है, जिसके कारण ये अपराध अभी भी बहुत हद तक बहुत समाज में नहीं रुका है। ये लिंग परीक्षण यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को पता कर लेना कि लड़की है लड़का है, मेल है या फीमेल है, डिटरमाइन करता है। इसके लिए एक मशीन है, उस मशीन से उसका पिक्चर ले लिया जाता है पेट के अंदर में, और फिर उसको जो चाहे वो किया जाता है। इसका तब तो ये अल्ट्रासाउंड तो बेकार हो गया, इस तरह से इसको जांच लेना तो बेकार नहीं है, ये है वरदान ही, लेकिन हम लोग इसको अभिशाप के रूप में उपयोग करते हैं। वरदान इसलिए है कि पेट में जब बच्चे होते हैं तो उसके साथ कई तरह की समस्याएं होती है, वो लिपट भी जाता है कभी कभी, उसके गलत पोजीशन में रहने के कारण बहुत सारे बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। तो उसको जांचने के लिए कि वो स्वस्थ रूप में है कि नहीं पेट में, इसके लिए ये टेस्ट किया गया था, लेकिन उसका गलत उपयोग बाद में किया जाने लगा। इस तरह से कई रोग भी लगा है। कुछ टीका है, वैक्सीन का प्रयोग किया गया है, वो क्या है, बाल प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण मतलब क्या हुआ, रक्षा करने के लिए, तो बाद में फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं हो, जो खतरनाक बीमारी है उससे बचने के लिए हम लोग बच्चे को पहले ही कुछ ड्रॉप दे देते हैं, कुछ टीका दे देते हैं, जैसे कि पोलियो है, विटामिन ए का गोली दे देते हैं, ओपीवी है, बीसीजी का टीका है, डीपीटी का टीका है, हेपेटाइटिस बी का टीका है, खसरा का टीका है, पॉक्स का टीका है, पोलियो का टीका है। इस तरह के बहुत सारे टीका है जो बच्चों को शुरुआत में ही दे करके, बहुत सारे हैं कि प्रेगनेंसी के समय में ही दे करके बच्चे को स्ट्रांग बनाया जाता है कि बच्चा जब हो तो इस बीमारी उसको नहीं हो सके। तो इस पर इस कार्यक्रम को अगर हम जानेंगे कि क्या क्या टीका होता है तभी ना हम उसको दिला पाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर भी बताएगा, लेकिन हम पूछेंगे उसके बाद को फॉलो करेंगे तब ना। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उपलब्ध जन्म नियंत्रक विकल्प, ये क्या है भाई, बच्चे की और ज़्यादा जन्म नहीं हो, जितना ज़रूरत है उतना ही, उसके बाद बच्चे को कैसे जन्म होने से रोका जाए उसके लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि जन्म नियंत्रक, जन्म को नियंत्रण करने के लिए विकल्प मतलब साधन, जो जो साधन है उसका उपयोग करना जो उपलब्ध है हमारे आसपास में। माँ और बच्चे, इसी को कहते हैं जच्चा और बच्चा, ठीक है। माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव और उत्तर, प्रसव के बाद जो देखभाल है, प्रेगनेंसी में जो देखभाल कर लिए, बच्चे होने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है क्या, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। बच्चा जब पेट से बाहर निकलता है इस वातावरण में तो उसको एडजस्ट करने में समय लगता है, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वो भी हमको सीखना होगा। स्तनपान का महत्व, आजकल की महिलाएं क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाने से परहेज करती है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा। ये उसकी नासमझी के कारण होता है, उससे ना तो फिगर बचता है और ना बच्चे का स्वास्थ्य बचता है। इसीलिए स्तनपान जो बच्चे को दूध पिलाने का काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कितना दिन
कम से कम 6 महीना तक, 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध ही पीना चाहिए। अगर हर लड़की को, हर माँ को ये समझ में आ जाता है तो उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। पहला दूध तो खास करके दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल को, और 6 महीने तक दूध कम से कम पिलाना चाहिए बच्चे को, तभी बाहर का दूध देना चाहिए। लड़का और लड़की का समान महत्व, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। इसको हम कब समझेंगे, जब हम अच्छी तरह से ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से अगर सही स्वस्थ रहेंगे तो हमको फिर ये अंतर नहीं लगेगा। हमको लड़का और लड़की एक जैसा लगेगा कि सब बराबर है। इसको समान महत्व हम दे पाएंगे, और समान महत्व जब देंगे तो उसको समान अवसर भी मिलेगा। जो जो सुविधा चाहिए, जो जो व्यवस्था चाहिए, जो जो अवसर चाहिए, जो जो मौका चाहिए, वो दोनों को एक समान मिल पाएगा। कब मिलेगा, जब हम इसको समझेंगे। गर्भवती माता का देखभाल, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसकी देखभाल कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह से करें कि वो स्वस्थ रहे। अब देखभाल करने का मतलब ये नहीं होता है उसको सिर्फ बेड पर लिटा दिया जाए और उसके मुंह में खाना खिलाया जाए, उसका सब बेड पर ही क्रियाक्रम किया जाए। ऐसी देखभाल भी गर्भवती माता का सही देखभाल नहीं है। वो उसको और बीमार और इनएक्टिव कर सकता है, ये और भी ज़्यादा खतरा ला सकता है। बंध दंपतियों को संतान हेतु उपाय। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जो है बंध्या औरत है, किसी को बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी अभी पहले क्या था, उसके साथ बहुत सारा अन्याय हुआ करता था, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती थी कि लड़का नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस ने 4 तरह के स्पेशल टेस्ट बनाया गया, 4 तरह की व्यवस्था किया है। अगर इस व्यवस्था में से कोई भी जो उचित होगा, डॉक्टर उसको उसके हिसाब से उसके साथ प्रयोग करेगा और उसको प्रेगनेंसी हो सकता है, उसको बच्चा भी हो सकता है। तो पहला क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। पहला क्या सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ट्यूब एक कांच की प्रणाली है, एक अलग से पाइप है, ठीक है, और वो टेस्ट के रूप में होता है। उसमें बेबी कैसे होगा, उसके लिए जो है अलग से फीमेल से एग को लिया जाता है, अंडे को लिया जाता है, और लड़कों से शुक्राणु यानी स्पर्म को लिया जाता है, और उसको उचित वातावरण में, उस प्रणाली में कुछ लिक्विड, जैसा ही माँ के पेट में लिक्विड रहता है वैसा ही वहाँ पर लिक्विड डाल करके रखता है, और उस लिक्विड में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जो पेट में होना चाहिए अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो उसको अलग से करा करके वहाँ पर बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उसको पेट में डाल दिया जाता है। उसका लेवल है कि वो एक ब्लास्टोमेयर ट्यूब में अगर है वो, तो वो फेलोपियन ट्यूब में उसको दे देगा, वहाँ से वो आ जाएगा यूट्रस में। उससे बड़ा अगर हो गया तो यूट्रस में उसको स्थापित कर दिया जाता है। बाद में वो प्रेगनेंसी हो गया, समय पर फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके लिए विशेष केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो मतलब हो गया एक लैब में, तो इसी को कहते हैं शॉर्ट में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कार्यक्रम है। दूसरा क्या है, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का स्थानांतरण। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, दोनों तरफ महिला को क्या होता है, ओवरी, ओवरी से क्या निकलता है, एग, अंडा। वो अंडा यूट्रस में कैसे पहुंचता है, इसको पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्यूब होता है। क्या होता है, ट्यूब, एक नली होता है, उसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो उस ट्यूब के में अंडाणु का स्थानांतरण कैसे होगा, तो इस सिस्टम को कहते हैं, देखो, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट क्या है, एग या स्पर्म। अगर एग का फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करके हम प्रेगनेंसी करा रहे हैं तो वो कहलाएगा GIFT। इसी का शॉर्ट नाम हुआ, G से गैमिट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन और T से ट्रांसफर।
अगर ये फर्टिलाइजेशन करा करके तब उसको वहाँ पर स्थापित किया जाता है, उसको कहेंगे जिफ्ट। ये हो गया गिफ्ट, ये हो गया जिफ्ट। ZIFT, जेड के बदले क्या है, किसके लिए, जायगोट के लिए, और इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये आगे के लिए है। तो ये भी एक सिस्टम है। कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ये तीसरा विधि है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ICSI। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन करना, इंजेक्ट कर देना। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्ट करना, अंदर डाल देना। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर के एक तरफ समझो उसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। और चौथा है कृत्रिम वीर्यसेचन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें भी स्पर्म को यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो ये जो है लेप्रोस्कोपी के द्वारा, ये GIFT जो है ये प्रोसेस है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। उसमें कलेक्टेड एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ये जो ICSI सिस्टम है ये IVF टाइप का ही है, और उसमें मेल इनफर्टिलिटी जिसको रहता है, जहाँ पर स्पर्म का प्रॉब्लम है, उसके लिए ये तीसरा विधि अपनाया जाता है, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण का। और ये चौथा जो है टू फीमेल सर्विक्स और यूट्रस कैविटी। यूट्रस कैविटी में जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म का अंदर में इंजेक्ट कर देना। इस तरह से ये 4 विधि है। ये 4 विधि किसके लिए है, बंध्या औरतों के लिए, बंध्या दंपतियों के लिए, जो ऐसा पेयर, ऐसा पेरेंट्स जिसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसके निदान के लिए ये 4 विधि है। एक है एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉक्सो एक्ट। इसका नाम सुने हो तुम लोग, पॉक्सो एक्ट जो है ये 2012 में आया। कब आया, 2012 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। क्या है भाई, फुल फॉर्म है इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब बचाव, बचाना, किसको, ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को बचाना, किससे, फ्रॉम सेक्सुअल यौन संबंधी ऑफेंसेस, जो दुर्घटनाएं होती है, जो गलत कार्य होता है सेक्स संबंधी, उससे बचाने के लिए जो सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है, कानून, उसी को कहते हैं पॉक्सो एक्ट। और ये 2012 में बना, अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ इसमें, फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ 2019 में। ये किस लिए है, ये फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअली कोई अगर किसी पर आक्रमण करता है, हमला करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तो ये कानून उस पर लागू होता है। सेक्सुअल हरासमेंट, अगर सेक्सुअली किसी का उत्पीड़न करता है, किसी को कष्ट देता है, तो वो यहाँ पर इस कानून पर उसका एक्शन होगा। पोर्नोग्राफी, अगर किसी तरह का गलत जो है नेकेड पिक्चर या वीडियो बना करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो पोर्नोग्राफी कहलाता है। उस पर भी यही पॉक्सो एक्ट लगता है। थोड़ा सा इसमें और मुख्य बात को समझ लेते हैं। इसमें ऑर्गन जो है स्वस्थ रहने के लिए, इसमें कितने ऑर्गन आवश्यक हैं। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ये ब्रेन में होता है। दूसरा है गोनेट्स। गोनेट्स किसको कहते हैं, गोनेट्स में 2 तरह की ग्रंथि आती है, महिला और पुरुष दोनों को मिला करके गोनेट्स बोलते हैं। महिला में क्या होता है, ओवरी, अंडाशय, और पुरुष में क्या होता है, टेस्टिकल्स, वृषण। ठीक है, ओवरीज में एग बनता है, अंडा बनता है, और टेस्टिकल्स में स्पर्म का निर्माण होता है। दोनों ग्रंथियां हैं, इस ग्रंथि का मिला करके दोनों को क्या कहते हैं, गोनेट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फीमेल में जो है ये क्यों होता है और मेल में क्यों प्रॉब्लम होता है, क्या क्या मुख्य प्रॉब्लम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फीमेल में जो है वो वेट गेन, वजन का बढ़ना, ये बहुत बड़ा समस्या का कारण बाद में बन जाता है। सबसे बड़ा समस्या है
और क्या है, अर्ली डिलेड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी है कि लड़कियों का औरतों में परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे होता है, तो मेंस का शुरुआत होने से, मासिक धर्म का शुरुआत होने का जो समय है, जो औरत बनने का जो लक्षण है, उस लक्षण को कहते हैं, उस समय को कहते हैं प्यूबर्टी। और वो प्यूबर्टी जो है कब होना चाहिए, तो वो एवरेज एज जो है वो लड़कियों का 12 साल है, लेकिन कह रहा है कि ये अर्ली हो जाए, 12 साल से पहले हो जाए, 8 साल में हो जाए, 10 साल में ही वो प्यूबर्टी में आ जाए, या फिर डिलेड हो, लेट हो जाए, 15 साल की हो गई है और मेंस ही नहीं हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है लड़कियों का। और क्या है, इंडोमेट्रियोसिस। ये क्या है, ये गर्भाशय यूट्रस का जो है वो जो इनर लेयर है, एक पाइप का जो अंदरूनी जो कवर होता है, वो उसमें अगर अलग तरह से इन्फेक्शन होने लगे, अलग तरह से मोटाई बढ़े, वो तो बढ़ना नॉर्मली है, लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड हो तो इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं उसको। दूसरा बीमारी है इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क। अगर प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गया, बच्चे हो गए और दूध नहीं हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम होता है कि अब बच्चा को क्या पिलाया जाएगा, तो इनएडिक्वेट है, सही मात्रा में नहीं है, अल्प मात्रा में दूध हो रहा है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट मिल्क अगर कम है तो ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये बीमारी में माना जाएगा। अगला बीमारी क्या है, इनफर्टिलिटी और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अगर हो गया तो वो उस औरत को, उस महिला को बच्चा नहीं होगा नॉर्मली। और दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब कम हो जाना, फर्टिलिटी कम हो गया तो बहुत कम चांस होता है प्रेग्नेंट होने का, अगर होगा भी तो वो एबॉर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, कभी गर्भपात हो जाता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीना हो गया, 7वां महीना गर्भपात हो गया, बच्चा खत्म। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है अगर रिड्यूस्ड इनफर्टिलिटी है तो। अगला है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मासिक धर्म संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लड़कियों में, ये भी एक तरह का समस्या ही है। और है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या है, ओवरी का बीमारी है और सिंड्रोम, इसमें बहुत से लक्षण होते हैं। और लक्षण क्या है, पॉलीसिस्टिक, सिस्ट मतलब होता है स्मॉल स्मॉल ट्यूमर, एक तरह से बबल निकलना, तो वो पोली मतलब क्या होता है, मल्टी, पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो बहुत सारे अगर ओवरी में सिस्ट बनने लगे तो फिर वो क्या करेगा, वो नॉर्मल जो एग निकालता है हर महीने, वो प्रोडक्शन एग का नहीं कर पाएगा, तो फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा, मेंस सही नहीं होगा। तो ये जो सिस्ट बनने का प्रॉब्लम है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये महिलाओं में बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। और ये क्यों होता है, तो मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में लड़कियों में निकलने लगता है तब। अगला है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम होता है, उस बीच में कई बार जो है भूख प्यास खत्म हो जाता है, किसी किसी में एलर्जी हो जाता है, अब उसके लिए अलग से मेडिकेशन करना पड़ता है। जो भी प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है। यूट्राइन फाइब्रोइड्स, यूट्रस में फाइब्रोइड हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है फ्यूचर में, अगर वो कैंसरस हो जाए तो, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कैंसर हो जाता है, तो बाद में यूट्रस को काट के हटाना पड़ जाता है। तो वो फाइब्रोइड्स वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो नॉन कैंसरस है तो ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे ये बढ़ता है। तो ये जो है वेट गेन के कारण भी ये जो थोड़ा हेल्दी वोमेन होता है उसमें विशेष करके ये प्रॉब्लम होता है। इसी तरह का प्रॉब्लम मेल में भी होता है। मेल में क्या क्या है, इम्पोटेंसी, नपुंसकता, ये एक बीमारी है। इसका सिम्टम्स क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें तनाव में कमी हो जाता है। और अगला है लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की संख्या जो है वो जो करोड़ों में होती है वो घट करके लाखों में हो जाना, ये भी मेल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की ओर एक कदम है। अब ये कह रहा है कि बंध्या दंपति किसको कहेंगे, कौन कहा जाएगा कि फर्टिलिटी है या फर्टाइल है कि नहीं है। तो इसका एक
मोटा मोटा नमूना, ये कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा माना गया है कि 2 वर्ष तक अगर फ्रीली कोई रिलेशन में है तो उसको संतान होना चाहिए। अगर संतान नहीं होता है तो उसको मान लेंगे कि वो दंपति कैसा है, बंध दंपति है। कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन क्या है? गर्भ निरोध का उपाय करना। उसके लिए क्या क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, कुछ डिवाइस है, कुछ ऐसा यंत्र बनाया गया है जिसको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। IUDs कहते हैं, IUD, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी, ये अंदर में डाल दिया जाता है यूट्रस का। इम्प्लांट्स, कुछ इम्प्लांट कर दिया जाता है। इंजेक्शन, कुछ इंजेक्शन होता है, ले लिया जाता है वो। पिल्स, कुछ गोली टैबलेट होता है। और कंडोम्स, एक ये कंडोम होता है और वेजाइनल रिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें, कंडोम और ये पिल्स। तो पिल्स का जो है, क्योंकि उसमें हार्मोन का मात्रा रहता है तो वो कुछ कुछ किसी किसी को सूट नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखें कि स्वस्थ प्रजनन क्रिया पर हम लोग कैसे जानकारी लेकर के अपने समाज को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं।